This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है फ्रेश इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स और इसी के साथ हम कैजुअल वैकेंसी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये दो हमारे चैप्टर्स हैं, ये टॉपिक्स हैं, फ्रेश इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स और कैजुअल वैकेंसी। तो स्टार्ट करते हैं जी। फ्रेश इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स के टॉपिक से जैसा कि आपको इल्म है कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डायरेक्टर्स के इलेक्शन के बारे में पढ़ा था। इलेक्शन प्रोसीजर सारा हमने डिस्कस किया था। तो अब हम ये देखते हैं कि अगर कोई एक पर्सन ये चाहता है कि जी इलेक्शन दोबारा कराया जाए, फ्रेश इलेक्शन करवाया जाए, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या कोई पर्सन ऐसा मुतालबा कर सकता है, और अगर कर सकता है तो उसके लिए क्या कोई कंडीशंस हैं या शराइत हैं। तो सबसे पहला जवाब तो ये है कि बिल्कुल जी वो फ्रेश इलेक्शन डिमांड कर सकता है एक पर्सन। और जहां तक ताल्लुक है कि उसके लिए कंडीशन क्या है या रिक्वायरमेंट क्या है, तो उसके लिए कानून ये कहता है कि एक ऐसा पर्सन कि जो इतनी शेयर होल्डिंग एक्वायर कर ले कि उसके पास इतने शेयर्स अगर आ जाते हैं एक पर्सन के पास कि वो डायरेक्टर्स के इलेक्शन के मौका पे अपने आप को इलेक्ट करवा सकते हैं। अब और कोई वोट उसे ना भी कास्ट हो तो अपने ही वोट्स जो उसे अवेलेबल होंगे उसकी शेयर होल्डिंग की बुनियाद पे, तो उन्हीं वोट्स से वो इलेक्ट हो सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। तो अगर कोई पर्सन इतने शेयर्स एक्वायर कर लेता है, हासिल कर लेता है, तो ये वाला शख्स जो है कंपनी से रिक्वायर कर सकता है कि फ्रेश इलेक्शन होल्ड किए जाएं। अब अगर आप स्टेटमेंट देख लें जो बुक में लिखी हुई है, where a person acquires the requisite shareholding to get him elected as a director on the board of the company, so he may require the company to hold fresh election. अलबत्ता एक चीज जो है वो काबिल गौर है कि डायरेक्टर्स की तादाद जो प्रीसीडिंग इलेक्शन के मौका पे, पिछले इलेक्शन के मौका पे डायरेक्टर्स की जो तादाद फिक्स कर दी गई थी, वो तादाद अब डिक्रीज नहीं हो सकती। इस बात का ख्याल जरूर रखा जाएगा। जी जरा पहले बता दें, ये थ्योरेटिकल आपको पोर्शन समझ आ गया जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया है? थ्योरी समझ आ गई है, फिर आगे हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं इसका। ओके, चलें ठीक है। अब इसको बेहतर समझने के लिए ये देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम्पल भी है। एबीसी लिमिटेड जो कि एक पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है, इसके 10 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स हैं और 5 डायरेक्टर्स हैं। अच्छा जरा गौर से सुनते देखते जाइएगा। ये जो चीजें हैं, एक तो ये कि इसके 10 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, और दूसरा ये जो 5 डायरेक्टर्स है, ये इनको बड़ी काम आएगी आपके। तो एक पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है और 10 मिलियन इसके ऑर्डिनरी शेयर्स हैं और इसके 5 डायरेक्टर्स हैं। अब एक मिस्टर शाहिद हैं कोई, he acquired 2.5 million ordinary shares। इन्होंने 2.5 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स एक्वायर कर लिए। ठीक है जी। तो सवाल है कि कैन ही रिक्वायर द कंपनी टू होल्ड फ्रेश इलेक्शंस? क्या ये कंपनी से कह सकता है, रिक्वायरमेंट कर सकता है कि जी फ्रेश इलेक्शन होल्ड किए जाए? तो जवाब की तरफ आते हैं। जी बिल्कुल, ये कंपनी से रिक्वायर कर सकता है कि फ्रेश इलेक्शन होल्ड किए जाए। और ये जो जवाब दिया गया है, बिल्कुल यस, ये रिक्वायर कर सकता है। तो इसकी लॉजिक क्या है, उसकी रीजन क्या है?
यार एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? बच्चों आवाज आ रही है? अच्छा, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने शुरू किया था। तो इसमें रिक्वायरमेंट आपने देख ली है, सारी इंफॉर्मेशन आपने पढ़ ली है। तो जवाब है जी हाँ, ये रिक्वायर कर सकता है। क्यों कर सकता है, लॉजिक क्या है? तो देखिए जरा, टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो बनते हैं वो बनते हैं 50 मिलियन। इस तरह 10 बिलियन शेयर मल्टीप्लाइड बाय 5 डायरेक्टर्स। आप याद कीजिए जो कल हमने फॉर्मूला पढ़ा था जी, याद है? नंबर ऑफ वोट्स डिटरमिन करने का फॉर्मूला बच्चों, नंबर ऑफ वोट्स डिटरमिन करने का फॉर्मूला याद है? अच्छा, तो ये देखिए वही वाला फॉर्मूला है कि टोटल 10 मिलियन जो शेयर्स हैं उसको मल्टीप्लाई करें नंबर ऑफ डायरेक्टर्स से, तो उसके मतलब टोटल जो नंबर ऑफ वोट्स होंगे वो होंगे 50 मिलियन। ठीक है, तो जो रिक्विजिट वोट्स हैं, यानी कि अगर किसी एक मेंबर के पास 10 मिलियन वोट्स अगर उससे कास्ट हो जाएं तो वो इलेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो जो शाहिद साहब हैं, ही हैज रिक्विजिट शेयर होल्डिंग व्हिच गिव्स हिम 12.5 मिलियन वोट्स। तो इसके पास देखें 2.5 मिलियन शेयर्स थे मल्टीप्लाइड बाय 5 डायरेक्टर्स। 5 डायरेक्टर 5 के अदद से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर ऑफ वोट्स इसके पास होंगे वो होंगे 12.5 मिलियन। ठीक है जी, तो कल वाला फॉर्मूला यहाँ पे अब आपके काम आएगा। तो चूंकि इस बंदे के पास 12.5 मिलियन वोट्स हैं और रिक्विजिट वोट्स कितने थे, सिर्फ 10 मिलियन। अगर किसी एक मेंबर के पास 10 मिलियन वोट हो जाएं तो वो डायरेक्टर इलेक्ट हो सकता है। तो इसके पास 10 मिलियन वोट्स की बजाय 12.5 मिलियन वोट्स हैं, तो इसका मतलब इसके पास रिक्विजिट शेयर होल्डिंग है, लिहाजा ये कंपनी से रिक्वायर कर सकता है कि जी फ्रेश इलेक्शन होल्ड किया जाए। अच्छा, इसके बाद है टाइम लिमिटेड प्रोसीजर। तो जब एक पर्सन रिक्विजिट शेयर होल्डिंग रखता है और वो
कंपनी से रिक्वायर कर सकता है कि फ्रेश इलेक्शन होल्ड किया जाए। तो अगर वो रिक्वायर करे, रिक्विजिट शेयर होल्डिंग थी उसके पास, उसने कंपनी से रिक्वायरमेंट भी कर ली कि फ्रेश इलेक्शन होल्ड करें, तो अब फिर कितने अरसे के अंदर अंदर फ्रेश इलेक्शन होल्ड करने की प्रोसीडिंग शुरू की जाएगी? तो उसमें जवाब यह है कि जो ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये रिक्वेजिशन रिसीव हुई, तो इस रिक्वेजिशन के रिसीव होने पे बोर्ड का काम ये है कि वो जितनी जल्दी मुमकिन हो सके उतनी जल्दी, लेकिन 30 दिन के अंदर, लेकिन 30 दिन के अंदर अंदर 30 डेज के अंदर अंदर वो फ्रेश इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स होल्ड करने की प्रोसीडिंग शुरू कर दे। बोर्ड 30 दिन के अंदर अंदर फ्रेश इलेक्शन होल्ड करने की प्रोसीडिंग शुरू कर दे। आप देखिए, मैं 2-3 दफा ये बात कर चुका हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि 30 दिन के अंदर अंदर बोर्ड जो है वो फ्रेश इलेक्शन करवा दे, ये नहीं कह रहा। क्या कह रहा हूं, प्लीज लफ्ज को गौर कीजिएगा कि 30 डेज के पीरियड के अंदर अंदर बोर्ड फ्रेश इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स करवाने के लिए प्रोसीडिंग शुरू कर दे। और प्रोसीडिंग क्या है? कल जो आपने पढ़ी थी प्रोसेस, अगर आपको याद आ रहा, वो जनरल मीटिंग कॉल करनी होती है और उससे कम से कम 35 दिन पहले जो मौजूदा डायरेक्टर्स हैं इन्होंने वो तादाद का डिसाइड करना होता है। याद आ रहा है? जरा बता दें। ओके, तो इसीलिए ये वर्ड यूज किया गया है, प्रोसीड। ठीक है जी। और जहां तक ताल्लुक है लिस्टेड कंपनी का, तो एक लिस्टेड कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का फ्रेश इलेक्शन अगर करवाना हो, तो उसके लिए जो कमीशन ने प्रोसीजर दिया हुआ है वो फॉलो किया जाएगा। ठीक है, लिस्टेड कंपनी का फ्रेश इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स करवाने के लिए कमीशन का दिया हुआ प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। अच्छा जी, तो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन अभी हमने ये सॉल्व किया था, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन और यहाँ पे देख लेते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5। Recently, the company secretary of Al Falah Sugar Mill Limited has received a letter from Ghalib, a shareholder whose holdings in the company's shares has increased to 14%. अब ये इंफॉर्मेशन जरा नोट करते जाएं कि इस पूरे स्टडी में क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो एक शेयर होल्डर जो है, उसकी जो शेयर होल्डिंग है कंपनी के अंदर वो इंक्रीज होके 14% तक पहुंच गई है ड्यूरिंग द ईयर। अब वो ये चाहता है कि उसे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एज अ डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया जाए। तो कंपनी सेक्रेटरी ने उसे इन्फॉर्म किया कि सर, आप कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एडमिट नहीं हो सकते एज अ डायरेक्टर जब तक कि अब नेक्स्ट इलेक्शन ना आ जाए। ये इलेक्शन में आप हिस्सा लीजिएगा, अगर आप ठीक है तो ठीक है, लेकिन अभी आप एज अ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकते। तो कंपनी सेक्रेटरी ने उसे ये बताया। ठीक है, अब ये बंदा सेटिस्फाई नहीं है विद द रिस्पांस ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी, लिहाजा मिस्टर गालिब ने आपसे एडवाइस तलब की है कि बताएं क्या कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल हो सकता है उसके लिए कंपनी एक्ट के तहत। अच्छा, अब आप एक चीज नोट करें कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दी हुई है कि उसकी जो शेयर होल्डिंग है वो इंक्रीज होकर 14% तक पहुंच चुकी है, लेकिन और कोई यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं गिवन। लाइक नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे नहीं गिवन, यहाँ पे नंबर ऑफ डायरेक्टर्स नहीं गिवन। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब ये चीजें गिवन नहीं है तो फिर जस्ट आपने ओवरऑल एक प्रिंसिपल ही बयान करना है। ठीक है, एक उसूल बयान करना है
और वही रूल वही प्रिंसिपल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अंडर द कंपनीज एक्ट 2017 जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का टेन्योर है, जो मुद्दत है, वो 3 साल है। और इस 3 साल की मुद्दत खत्म होने से पहले सिर्फ वही पर्सन बोर्ड में ऐसा डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है कि जिसको कैजुअल वैकेंसी फिल करने के लिए अपॉइंट किया गया हो। कैजुअल वैकेंसी के बारे में अभी थोड़ी देर के बाद हम टॉपिक शुरू करने लगे, अभी आज ही के लेक्चर में। ताहम कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर एक पर्सन के पास रिक्विजिट शेयर होल्डिंग आ जाती है, और रिक्विजिट शेयर होल्डिंग का मतलब अभी थोड़ी देर पहले आपको मैं बता चुका था, एक दफा फिर बता देता हूँ। मतलब एक बंदा अगर इतने शेयर्स एक्वायर कर ले कि डायरेक्टर्स के इलेक्शन में हिस्सा ले तो वो इलेक्ट हो सकता है एज अ डायरेक्टर, उसे कहते हैं रिक्विजिट शेयर होल्डिंग। अगर एक पर्सन के पास रिक्विजिट शेयर होल्डिंग आ जाए तो वो कंपनी से रिक्वायर कर सकता है कि जनाब फ्रेश इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स होल्ड किए जाए। लेकिन आप इस सिनेरियो के अंदर देखें, कहीं भी रिमेनिंग इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। जो बाकी इंफॉर्मेशन सिर्फ इतना बताया गया है कि इसके पास 14% जो शेयर होल्डिंग है वो हो चुकी है। बाकी चीजें नहीं बताई गई, बाकी इंफॉर्मेशन नहीं है यहाँ पे, जैसे कि नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनी, उसके बारे में नहीं बताया गया। इसी तरह नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। अगर यहाँ पे वो बातें भी लिखी तो फिर हम कैलकुलेशन करके तो बता सकते थे कि ये रिक्वायर कर सकता है। तो इसलिए फिर जस्ट थ्योरी ही यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। और इसके बाद ये जो अभी थोड़ी देर पहले हमने लिस्टेड कंपनी के बारे में एक पॉइंट पढ़ा था कि लिस्टेड कंपनी जो है फ्रेश इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स करवाने से मुतालिक जो प्रोसीजर कमीशन स्पेसिफाई करे उसको फॉलो करें। लिस्टेड कंपनी ठीक हो गया जी। और अगर कोई एक ऐसा पर्सन है कि जिसके पास रिक्वेस्ट शेयर होल्डिंग है तो वो कंपनी से रिक्वायर कर सकता है फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एज सून एज प्रैक्टिकेबल, लेकिन 30 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम रिसीट ऑफ सच रेगुलेशन जो बोर्ड है वो फ्रेश इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड करने के लिए प्रोसीडिंग शुरू करते हैं। ठीक है जी, ये वही थ्योरी है जो अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद है पावर्स ऑफ द कोर्ट टू डिक्लेयर इलेक्शन इनवैलिड। अगर डायरेक्टर्स का इलेक्शन हुआ हो और कोई मेंबर्स उस इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर से मुतमईन नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, उनके कोई रिजर्वेशंस हैं, तो वो अदालत भी जा सकते हैं उस इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स को इनवैलिड करवाने के लिए। तो देखना ये है कि वो कौन से मेंबर्स हैं कि जो कोर्ट जा सकते हैं, अदालत जा सकते हैं। तो मेंबर्स होल्डिंग एटलीस्ट 10% ऑफ द वोटिंग पावर इन द कंट्री। मेंबर्स में से जिन मेंबर्स के पास कम से कम 10% वोटिंग पावर है वो कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं और डायरेक्टर्स के इलेक्शन को इनवैलिड करार दिलवा सकते हैं, या तो ऑल डायरेक्टर्स के इलेक्शन को या जो डायरेक्टर्स इलेक्ट हो। जी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है जी बच्चों? अच्छा, तो तमाम डायरेक्टर्स का जो इलेक्शन है, तमाम के तमाम डायरेक्टर्स के इंतखाब को, इलेक्शन को वो इनवैलिड करार दिलवा सकते हैं कोर्ट से। और किसी एक डायरेक्टर के इंतखाब को भी इनवैलिड करार दिलवा सकते हैं, ये एक से जायद
डायरेक्टर्स के इलेक्शन को भी इनवैलिड करार दिलवा सकते। लेकिन सबसे जरूरी चीज ये है कि जो मेंबर्स ऐसा चाहते हैं उनके पास कम से कम 10% शेयर 10% वोटिंग पावर। ठीक है जी। और ये जो कोर्ट में अपील दायर करनी है, ये जरूरी है कि डेट ऑफ इलेक्शन से ऑनवर्ड्स विद इन 30 डेज ये अपील दायर की जाए। आगे चलें। डिसीजन ऑफ द कोर्ट। अगर अदालत ये समझती है, मतलब वो जो मेंबर्स हैं जिनके पास कम से कम 10% वोटिंग पावर थी, उन्होंने कोर्ट में अपील कर दी, तो ऐसा तो नहीं है ना कि ये जो कोर्ट में अपील करने वाले लोग हैं ये सिर्फ कोर्ट से ये कहते हैं कि जी अदालत इस इलेक्शन को इनवैलिड करार दे दे और कोर्ट फकत इनके कहने पे ही इनवैलिड करार दे दे, ऐसा तो नहीं है ना। तो अदालत को सेटिस्फाई करना होगा, मुतमईन करना होगा। तो अगर कोर्ट में साबित कर दिया जाए और अदालत मुतमईन हो जाए कि वाकई ही डायरेक्टर्स के इलेक्शन को होल्ड करने के मौका पे कोई ना कोई मटेरियल किस्म की इरेगुलरिटी हुई थी, मटेरियल मतलब अहम किस्म, इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट किस्म है। इरेगुलरिटी का मतलब है कोई रूल्स की वायलेशन हुई थी। इरेगुलरिटी मतलब रूल्स और रेगुलेशन की कोई वायलेशन हुई। ये समझ गए हैं मटेरियल इरेगुलरिटी के अल्फाज का मतलब। तो अगर कोर्ट में ये साबित कर दिया जाए और कोर्ट उससे सेटिस्फाई हो जाए, मुतमईन हो जाए, तो ही अदालत डायरेक्टर्स के इलेक्शन को इनवैलिड करार दे सकती। अच्छा, फिर ये है कि वैलिडिटी ऑफ एक्ट्स ऑफ डायरेक्टर्स मतलब ये कि अगर एक ऐसा शख्स कि जो बतौर डायरेक्टर कंपनी में काम कर रहा था, लेकिन बाद में पता चला, डिस्कवर हुआ कि उसकी अपॉइंटमेंट में कोई डिफेक्ट था। मतलब फिर सोचें, एक पर्सन जो कि बतौर डायरेक्टर कंपनी में काम कर रहा था, लेकिन बाद में ये मालूम हुआ, डिस्कवर हुआ कि उसकी अपॉइंटमेंट में कोई डिफेक्ट था, जिसकी अभी मैं एग्जांपल देने लगा हूं आपको, ये एग्जांपल नंबर 6। तो अगर बाद में ये चीज पता चले कि जनाब उसकी तो अपॉइंटमेंट में ही कोई डिफेक्ट था, या वो बंदा डायरेक्टर का ऑफिस होल्ड करने के लिए नाअहल था, ठीक है, और ही हैड सीज्ड टू होल्ड सच ऑफिस, तो बाद में अगर इनमें से कुछ चीज पता चलती है, तो अब पहले जो वो काम कर चुका था, उसके वो एक्ट्स जो वो पहले कर चुका था, कानून कहते हैं वो एक्ट्स वैलिड रहेंगे। वो जो पहले वो काम कर चुका है वो एक्ट्स क्या रहेंगे, वैलिड रहेंगे। ठीक है, अलबत्ता एक बात जरूर है कि जो ही उस डिफेक्ट के बारे में पता चला, व्हेन डिफेक्ट इज नोटिस, जो ही उस डिफेक्ट के बारे में इल्म हुआ, पता चला, तो as soon as any such defect has come to notice, तो जो डायरेक्टर साहब हैं जिनके बारे में ये कोई डिफेक्ट सामने आया है उनके अपॉइंटमेंट के बाद, तो ये डायरेक्टर साहब अब फिर अपने ओहदे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऑफिस का मतलब यहाँ पे ओहदा, मनसब, पोजीशन, डेजिग्नेशन। तो he shall not exercise the right of his office। ठीक है, तो ये अपने ओहदे का इस्तेमाल उस वक्त तक नहीं करेंगे, अपने इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक कि वो डिफेक्ट रिमूव ना हो जाए, जो डिफेक्ट डिस्कवर हुआ है, जिस भी किस्म का डिफेक्ट। ठीक है जी, जरा बता दें ये पॉइंट समझ आ गए, ताकि उसके बाद जी एग्जांपल ले लें अब्दुल्ला, एग्जांपल। जी एग्जांपल आने वाली है, ये देखें। Junaid was elected as a director of Abid Limited in its last annual general meeting. After a few months, it was found that Junaid's appointment was not valid, as ये अब रीजन आ गई है, ये डिफेक्ट जो पता चला ना, तो वो डिफेक्ट ये था, as votes by certain members were counted twice due to an error।
ये है जी डिफेक्ट। और बताएं डिफेक्ट का पता चला, इसके वोट 2 दफा काउंट हो गए थे, और 2 दफा काउंट हो के तो जनाब ये इसको इतने वोट पड़ गए कि ये इलेक्शन जीत गया। तो few doctors have challenged the validity of all meetings attended by him। तो कुछ डॉक्टर्स ने वो तमाम मीटिंग्स जिसमें ये शरीक था, उन तमाम मीटिंग्स की वैलिडिटी को चैलेंज कर दिया कि वो मीटिंग से ठीक नहीं हुई है जिस जिस मीटिंग में ये शरीक हुआ था, और जो जो इसने एक्शन दिए हैं वो एक्शन भी ठीक नहीं है, उसको भी चैलेंज कर दिया। तो अब जरा इसको एनालाइज करते हैं। So any act of a director or a meeting of a director cannot be considered invalid merely, मतलब only on the ground of any defect subsequently discovered in his appointment. Therefore, all the acts of Junaid during this period are valid. However, he should not exercise the right of his office with immediate effect, and any act after this cannot be considered valid. हाँ, जो ही ये डिफेक्ट सामने आया तो अब ये अपना ओहदा इस्तेमाल नहीं कर सकता, अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक कि ये डिफेक्ट रिमूव नहीं होता। क्या मतलब या तो ये साबित हो जाए कि जो 2 दफा इसके वोट्स काउंट हुए थे, तो अगर वो 1 दफा भी काउंट हो जाते तो फिर भी सफिशिएंट थे, ये फिर भी डॉक्टर इलेक्ट हो जाना था उन्हीं वोट्स की बुनियाद पर। तो 2 दफा काउंट होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अगर ये बात पता चले तो उसका मतलब है डिफेक्ट रिमूव हो गया। जी आप बताएं जी अब्दुल्ला और बाकी लोग। जी आवाज आ रही है? ओके जी, चलिए ठीक है, आगे चलें। कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी का मतलब है कि अगर डायरेक्टर्स में से कोई एक डायरेक्टर की पोजीशन वेकेंट हो जाती है, जैसे कि वफात हो जाए एक डायरेक्टर की, या उसको रिमूव कर दिया जाए, टर्मिनेट कर दिया जाए, या वो रिजाइन कर जाए, तो किसी की वजह से अगर किसी एक डायरेक्टर की पोजीशन जो है, जो डेजिग्नेशन है, ये एक डायरेक्टर का ओहदा जो है वो खाली हो जाए, कैजुअल वैकेंसी से कहते हैं। तो अब इस कैजुअल वैकेंसी को फिल कौन करेंगे, तो उसके लिए लॉ कहता है जो रिमेनिंग डायरेक्टर्स हैं वही इस कैजुअल वैकेंसी को फिल करेंगे किसी और पर्सन को एज अ डायरेक्टर अपॉइंट करके उसकी जगह पे। और जिस पर्सन को अपॉइंट किया गया कैजुअल वैकेंसी फिल करने के लिए, तो वो जो डायरेक्टर है, अब इसका ये मतलब नहीं है कि उस दिन से ऑनवर्ड्स वो 3 साल तक के लिए डायरेक्टर रहेगा, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि वो कितनी मुद्दत के लिए डायरेक्टर रहेगा, फॉर द रिमेनिंग टर्म, जो भी रिमेनिंग टर्म रह गई थी ऑफ द डायरेक्टर जिसकी जगह पे उसे अपॉइंट किया गया। मिसाल के तौर पे आपको पता है जो मुद्दत है वो 3 साल होती है, तो अगर मिसाल के तौर पे 2.5 ईयर्स के बाद एक डायरेक्टर की वफात होगी और इसकी जगह पे एक कैजुअल वैकेंसी को फिल करने के लिए एक पर्सन अपॉइंट कर दिया गया, ठीक है, तो ये डायरेक्टर जरा गैस करें आप कितनी मुद्दत के लिए डायरेक्टर रहेगा? कौन गैस करेगा आप लोगों को? ये जो कैजुअल वैकेंसी को फिल करने के लिए अपॉइंट किया गया है, ये रिमेनिंग कितनी मुद्दत के लिए, और फॉर वो रिमाइंडर टर्म कितनी है? जी 6 मंथ्स, ठीक है जी, 6 मंथ्स अब बाकी रह गए, तो वहां पे एजीएम आएगी, तो एजीएम में नया इलेक्शन होना है, तो बस उस टाइम तक ये डायरेक्टर है। और अगर ये चाहता है कि मैं अगली मुद्दत के लिए भी डायरेक्टर बनूं, तो जी बिस्मिल्लाह, आप एजीएम में होने वाले इलेक्शन में हिस्सा लें, तो अगर आप इलेक्शन जीत गए तो आप डायरेक्टर बन सकते हैं। तो ये जी कैजुअल वैकेंसी को फिल करने के लिए डायरेक्टर। अच्छा, एक अपॉइंटमेंट नॉट नेसेसरी, इसका मतलब है एक सूरत ऐसी भी है कि जिसमें कैजुअल वैकेंसी अगर हो भी जाए
तो उस कैजुअल वैकेंसी को फिल करने की जरूरत नहीं है, और जितने भी रिमेनिंग डायरेक्टर हैं उन्हीं के साथ काम चलाया जाएगा और वो ये कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये सिचुएशन कौन सी है? तो इसका जवाब जरा सुनिएगा गौर से कि अगर कंपनी के बोर्ड में कैजुअल वैकेंसी हो जाती है, फर्ज करें एक डायरेक्टर मौत हो गया, तो कहते हैं कैजुअल वैकेंसी हो जाने के बावजूद अगर जो कंपनी के मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं लॉ के तहत उस तादाद से कम नहीं हुए, कैजुअल वैकेंसी हो जाने के बावजूद डायरेक्टर्स की तादाद कम नहीं हुई, किस अदद से? जो उस कंपनी के लिए रिक्वायर्ड मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स थे उस अदद से, उस नंबर से तादाद कम नहीं हुई, तो इस सूरत में कानून इजाजत देता है कि बगैर कैजुअल वैकेंसी फिल किए भी जो मुद्दत है वो मुकम्मल की जा सकती है। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूं आपको। पहले आप लोग मुझे ये बताएं कि पब्लिक लिस्टेड कंपनी के लिए रिक्वायर्ड मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होते हैं लिस्टेड? आप पढ़ के आए हैं इसी चैप्टर में पहले। पब्लिक लिस्टेड कंपनी के लिए रिक्वायर्ड मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 7 होते हैं। ठीक हो गया जी? तो अगर फर्ज करें इस कंपनी के 8 डायरेक्टर्स थे, एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है उसके 8 डायरेक्टर्स थे, हालांकि रिक्वायर्ड मिनिमम 7 है, लेकिन इनके 8 थे, क्योंकि कानून में ये तो इजाजत है ना कि मिनिमम से कम नहीं हो सकते, लेकिन मिनिमम से ज्यादा तो जाहिर सी बातें हो सकते हैं। तो 8 डायरेक्टर्स थे, एक की वफात हो गई, अब कितने रह गए हैं? 7। तो इसका मतलब है कि जो मिनिमम तादाद थी डायरेक्टर्स की इस कंपनी के लिए अभी भी उससे नीचे नहीं, तादाद नीचे नहीं गिरी। तो इस कंपनी को इजाजत है कि अगर ये कैजुअल वैकेंसी फिल किए बगैर भी कैरी ऑन करना चाहे तो कैरी ऑन कर सकते। ठीक है? हाँ, अगर फर्ज करें 2 डायरेक्टर्स मर गए या एक मर गया, एक फर्ज करें रिमूव हो गया या छोड़ के चला गया या रिजाइन कुछ भी हो गया, तो बाकी रह जाएंगे 6। 8 में से 2 चले गए, पीछे रह गए 6। तो उसका मतलब है अब जो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है वो कम हो गई है, रिक्वायर्ड मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स से अब तादाद कम हो गई है, तो अब कैजुअल वैकेंसी फिल करनी पड़ेगी। जी जरा बच्चों बता दें मुझे, ये प्रोविजन समझ आ गई? ओके जी। तो ये आपका ये पॉइंट था कैजुअल वैकेंसी के बारे में, और ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, मैंने अभी आपको एग्जांपल दे दी, ये एग्जांपल आप यहां से पढ़ लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं वजाहत कर दूं, पहले आप लोग पढ़े फिर अभी डिस्कस करते हैं इसको, यहीं पर डिस्कस। पहले आप खुद पढ़े, सिनेरियो पढ़े जरा यार, आबिद कासिम वाला। अब यहाँ पे लिखा हुआ है आबिद कासिम और तारिक जो हैं द ओनली मेंबर्स ऑफ अल्फा सिक्योरिटीज लिमिटेड, यही 3 मेंबर्स हैं, और कंपनी जो है वो पब्लिक कंपनी है। ठीक है, एंड वर इलेक्टेड एज डायरेक्टर्स ऑन 30th अक्टूबर 2018। कासिम फौत हो गया 2 Feb 2019 को इन अ रोड एक्सीडेंट, एडवाइज अल्फा सिक्योरिटीज लिमिटेड। तो अब इसको आंसर उन्होंने किया है कि ASL is a public company and it is required to have at least 3 members as well as 3 directors। अब ये जो लिखा हुआ ना कि पब्लिक कंपनी
के लिए रिक्वायर्ड मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 3 होते हैं। तो हमने ये बात पढ़ी हुई है कि चाहे वो पब्लिक कंपनी लिस्टेड हो, चाहे वो पब्लिक कंपनी अनलिस्टेड हो, रिक्वायर्ड मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो है वो 3 होते हैं। लेकिन नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में जाके बात मुख्तलिफ हो जाती है कि अगर पब्लिक लिस्टेड कंपनी है तो फिर 7 डायरेक्टर्स होने चाहिए कम से कम, और अगर पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है तो फिर 3 डायरेक्टर्स हो सकते हैं मिनिमम। तो इसलिए हमें ये असम्पशन लेनी पड़ेगी कि ये जो ASL है ये पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, ठीक है। तो इसके 3 डायरेक्टर्स थे, तो 3 ही मेंबर्स थे, 3 ही डायरेक्टर्स थे, तो बिल्कुल बराबर बराबर, बिल्कुल ये लॉ की रिक्वायरमेंट के मुताबिक सारा काम चल रहा था। लेकिन जब कासिम की डेथ हुई तो जो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं ASL के वो रिड्यूस हो गए और 2 रह गए, which is in contravention of the provisions of the Companies Act, ठीक है। चूंकि रिक्वायरमेंट मिनिमम कितने की है पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी के लिए, डायरेक्टर्स की कितनी है, 3, तो ये 3 से कम हो गए, 2 रह गए। तो जनाब अब ये जो कैजुअल वैकेंसी हुई है arising due to the death of Qasim may be filled up by Abid and Tariq, तो ये किसी पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं और वो पर्सन जो है would hold office for the remainder of the term, ठीक है जी। तो ये बन गया जी, बताएं समझ आ गया। ओके जी, और लास्ट पॉइंट है जी आपका टाइम लिमिट, और ये टाइम लिमिट दी हुई है लिस्टेड कंपनी के लिए। इस चीज की टाइम लिमिट कि अगर एक लिस्टेड कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कैजुअल वैकेंसी हो जाए, अच्छा वैसे मैं उम्मीद करता हूं कि जब जब कैजुअल वैकेंसी के अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं अब आपके ज़हन में आ रहा होगा कि कैजुअल वैकेंसी का क्या मतलब है। क्या मैं दुरुस्त आपके बारे में समझ रहा हूँ? अच्छा, गुड हो गया जी। तो अगर एक लिस्टेड कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कैजुअल वैकेंसी हो जाए तो कानून में वो टाइम दिया हुआ है कि जो ही वो कैजुअल वैकेंसी हुई जिस दिन, उससे ऑनवर्ड्स 90 डेज के अंदर अंदर इस कैजुअल वैकेंसी को फिल किया जाए। और जहां तक ताल्लुक है लिस्टेड कंपनी के अलावा जो दूसरी कंपनीज हैं तो उनके लिए कंपनीज एक्ट ने कोई टाइम लिमिट स्पेसिफाई नहीं किया कि वो कितने अरसे के अंदर अंदर कैजुअल वैकेंसी को फिल करें। इसका मतलब है कि दूसरी कंपनियां जो हैं वो अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिख सकती हैं ये बात, ठीक है जी। तो एक ये लास्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन है आज के लेक्चर तक के लिए, जरा स्टडी करें इसको, पढ़ें जी ये क्वेश्चन। जी पढ़ लिया, अब इसकी रिक्वायरमेंट्स देखिए। ओके हो गया जी, जरा मुझे प्लीज बता दीजिएगा। समझ आ गया? जी जरा मुझे कंफर्म कर दें, ओके हो गया।
चलो, तो ये है जी आज का आपका टॉपिक, यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं। इंशाल्लाह कल नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।